डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप तक उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी पहुंचाते हैं जो कि हमारे किसानों से जुड़ी हुई है। और आज एक ऐसी ही योजना के बारे में आप तक विस्तृत जानकारी पहुंचेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण को कैसे नई दिशा बन सकती है, और पोस्ट हार्वेस्ट जो वेस्टेज होती थी उसे कम किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण भी इससे जुड़ा हुआ है। इन तमाम बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा होगी। जानकारी देने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। उनसे आपकी मुलाकात करवा दे। श्री देवेश देवल, संयुक्त सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जैसा मैंने कहा कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हम अभी भी जानते हैं कि हमारा देश किसानों का देश है। हमारा देश ऐसे युवाओं का देश है जो कि काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास अच्छी जवान जो मानव संसाधन है वो है। युवा देश हमारे देश को कहा जाता है। ऐसे में ये योजना कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकती है। हम आज बात कर रहे हैं पीएमएफएमई स्कीम की, जिसको हम हिंदी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग औपचारीकरण योजना बोलते हैं। इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई थी, अब जुलाई 2020 में। आपको पता है वो समय कोविड का था, और जब कोविड से बाहर निकल रहे थे देश में हम लोग, तो सवाल सबके सामने था कि हम जो अर्थव्यवस्था है उसको हम कैसे सुदृढ़ बनाएं। और क्योंकि कोविड के समय सारा व्यापार कम हो गया था, यातायात भी बंद था, तो कैसे आत्मनिर्भर हम बने हर क्षेत्र में। और क्योंकि खाद्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इस पे बहुत चिंतन हुआ था कि हमें फूड सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो कैसे कोविड के समय में हम देश को एक ऐसी स्कीम से कुछ लाभान्वित करें जिससे कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी तो हो, साथ साथ में किसानों को और हम एम्प्लॉयमेंट का और वैल्यू एडिशन का भी फ़ायदा मिले। तो इन सभी उद्देश्यों को समझ के रख के ये योजना शुरू की गई थी 2020 में। आप समझ सकते हैं इसका नाम है कि ये खाली सूक्ष्म खाद्य उद्योग की बात करता है। तो इसका बैकग्राउंड हम बताना चाहूँगा कि आज भारत में हम जो विभिन्न सर्वे हुए हैं उनमें करीबन 22 से 25 लाख जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं इस खाद्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वो सब असंगठित क्षेत्र में हैं। तो आप जानते हैं असंगठित क्षेत्र में होने से उनको वित्त, तकनीक और उनको मार्केट की जो रीच होती है वो सब उनको बहुत सारी मतलब दुश्वारी या समस्याएं सामने आती हैं। तो ऐसे जो छोटे प्लेयर्स हैं जो कि छोटी इंडस्ट्री शुरू किया है उनको, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं जी, उनको हेल्प करने के लिए ये हमने स्कीम शुरू की गई थी। हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 29 जून 2020 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की। ये योजना देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रही है, और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करती है। 2020-21 से 2025-26 तक चलने वाली इस योजना का बजट 10,000 करोड़ रुपए है। इसका लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाते हुए उन्हें औपचारिक क्षेत्र में शामिल करना और प्रगति के नए अवसरों से जोड़ना है। पीएमएफएमई का उद्देश्य ऋण आधारित सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना है, ताकि क्षेत्र में तीव्र विकास को बढ़ावा मिले, साझा अवसंरचना का निर्माण हो और संस्थागत समर्थन को मजबूती मिले। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के लिए अपने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना या बढ़ावा देने के लिए एवं कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी इत्यादि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी उपलब्ध है, और साथ ही एक जिला एक उत्पाद के तहत आवेदन करने वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्राथमिकता दी जा रही है।
इसके अलावा इस योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह यानी SHG के सदस्य को 40,000 रुपए तक की सीड कैपिटल सहायता दी जाती है ताकि वे छोटे उपकरण खरीद सकें, अपने कामकाजी खर्च पूरे कर सकें और अपने व्यवसाय को मजबूत बना सकें। अब तक PMFME स्कीम के तहत देश भर में 1,94,046 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं देती, बल्कि ट्रेनिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट की भी व्यवस्था करती है। इस प्रकार की व्यवस्था सूक्ष्म उद्यमियों के बड़े सपनों को साकार करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको इस पूरी योजना का सार बताया। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब सर मैं जानना चाहूँगी कि इस योजना को शुरू करने से पहले जो उद्देश्य था वो आपने बताया, लेकिन हमारी ऊर्जा क्या है, हमारी प्लस पॉइंट्स क्या है जो ये और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है? देखिए, हम जो बात करते हैं भारत की, तो भारत का नाम आता है कृषि प्रधान देश के नाम में लिया जाता है। हम एग्रीकल्चर की बात करें, इंडिया जो टॉप जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, वो गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, कैश क्रॉप्स हो, हमारा वर्ल्ड में 1, 2, 3 में नाम आता है। दूध हो, अंडे हो, मीट हो, तो जो भी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर की, जो खेती की जो हमारी जो फसलें होती हैं, इंडिया उसमें टॉप पोजीशन में है। तो कृषि में तो हम लोग बहुत आगे हैं, उत्पादन की समस्या नहीं है। इसलिए इतना बड़ा देश होने के बाद में, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी फूड सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उसको हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनको सेफ और न्यूट्रिशियस फूड कैसे प्रोवाइड करा जाए। जो हमारी स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर में है उसको हम फूड प्रोसेसिंग में कैसे लेके आएँ, ये एक चैलेंज है। इसके लिए हमने ये स्कीम शुरुआत किया गया था। तो जो हमारी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया का इतना, हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, इतना सारा वैरायटी है, हर जगह में आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ मिल जाएंगी। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होने के नाते इंडिया का स्ट्रेंथ है हमारा एग्रीकल्चर का इतना विस्तृत फैलाव होना, वैरायटी होना, और उस प्रोडक्शन के बेस पे हम इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। साथ साथ में इंडिया में आप जानते हैं, इंडिया को आज हम इनोवेशन हब बोलते हैं। नई नई तकनीक आज ईजाद हो रही है, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा है और लोगों में कुछ करने की एक बहुत ही प्रवृत्ति है, आज देखते हैं हम लोग। तो इन सब के मिलन से मैं समझता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी क्षेत्र है जिसमें कि हम बहुत वृहद स्तर पे हम इसकी भागीदारी देख सकते हैं। जी, अगर सर इसके मुख्य घटकों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और उन कंपोनेंट्स को निर्धारित करते हुए किन बातों का ध्यान रखा गया? सबसे मेन कंपोनेंट बोला जाएगा दैट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी। तो जो क्या होता है कि हमने बात की थी असंगठित क्षेत्र को हेल्प करने के लिए स्कीम लाई गई थी। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उनके पास में कैपिटल नहीं होती, पूंजी का अभाव होता है। तो पूंजी को कैसे प्रोवाइड किया जाए? अगर उनको पूंजी मिलेगी तो निश्चित रूप से वो नई मशीन लेके आ पाएंगे, अपने उद्योग को बढ़ा सकेंगे, उनका टर्नओवर बड़ा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एक ही इसको हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। हर चीज़ अच्छी होने लगती है और आप देखते हैं कि कुछ ही समय में, कुछ साल में आपका जो हमारा एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी है वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको उनको वित्त प्रोवाइड करना है। तो जिस स्कीम में है इसमें हम 35% सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं और उसकी अधिकतम सीमा 10 लाख तक होती है। तो मान लीजिए कि किसी उद्यमी ने 25 से 30 लाख तक का उसका प्रोजेक्ट है, वो किसी भी सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, वो बेकरी का लाइन खोलना चाहते हैं, कोई डेयरी में या मीट में या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में या अन्न में, आपका 30 लाख का प्रोजेक्ट होगा तो उसमें 10 लाख तक का अनुदान भारत सरकार देती है स्कीम के माध्यम से, जो कि बैक एंड सब्सिडी होती है। ये बैंक के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। तो बैंक आपको पूरा इसमें लोन प्रोवाइड करता है और पूरा जब आप लोन रीपे कर देंगे तो जो 10 लाख की सब्सिडी जो अपर लिमिट है या 35% अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होता है वो उनके खाते में उनको एज अ सब्सिडी मिल जाता है। इसी कड़ी में बात करूंगी एक जिला एक उत्पाद की। इसे इस योजना से कैसे और पोषित किया जा रहा है या फिर इससे कैसे जोड़ा जा रहा है? जो हमारी स्कीम है PMFME, इसका बड़ा आधार था ODOP, बिकॉज हमने बात की कि ये जो हमारा सेक्टर है ये ज्योग्राफी पे बेस्ड होता है, हमारे जो क्या स्ट्रेंथ है नेचुरल रिसोर्स की उस पर बेस्ड होता है। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं वो होता है कि किस जिले में किस खाद्य वस्तु का सबसे ज़्यादा उत्पादन है, वो कितनी पेरिशेबल है, उसमें कितनी वहाँ पे एंटरप्राइजेस ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो सारे स्टेट से कंसल्टेशन करने के बाद में करीबन 726 हमारे जो जिले हैं भारत में, उन सब में हमने ये विशिष्ट उत्पाद आइडेंटिफाई किया गया है। ये खाली खाद्य उत्पाद हैं,
अन्य जो मंत्रालय होते हैं उनके अंदर में ओडीओपी उनके अलग तरह के होते हैं, वो टेक्सटाइल का हो सकता है, कुछ लेदर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी हम खाद्य की बात कर रहे हैं, ये खाली खाद्य पदार्थ हैं। और ऐसे पूरे इंडिया में जो 700 प्लस जिले हैं उनमें लगभग हमने 137 ऐसे ओडीओपी प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो इस स्कीम में जो इसका उद्देश्य ये है कि जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स है, बिकॉज उस जिले में ज़्यादा होते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उनका कोई आप क्लस्टर बनाना चाहें, उद्यमी साथ आना चाहते हैं, उनकी प्रोसेसिंग लाइन डालना चाहते हैं, उनके कुछ वो अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्कीम में प्राथमिकता दी जाती है। और ये बहुत ही एक अच्छा अप्रोच थी, बिकॉज जब हम बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, जब आपके पास में प्रोडक्शन या क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। आपको उसको परचेजिंग में आपको सस्ता पड़ता है, आपको प्रोसेसिंग सस्ती पड़ती है, और जब मार्केटिंग करेंगे तब भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। और संगठित करने में भी इससे मदद मिलती है, जो कि इस योजना का मकसद भी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। सवाल यही उठता है, हमने पूरी योजना के बारे में बता दिया, लेकिन जो लाभार्थी हैं उनका चयन कैसे होता है, वो कहाँ जाए, कैसे इसके लिए अप्लाई करें और किन चीज़ों के लिए इसका लाभ लिया जा सकता है? देखिए, ये जो स्कीम है इसको हम बोलते हैं डिमांड बेस्ड स्कीम है। तो इसमें लाभार्थी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस हिसाब से बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो क्योंकि डिमांड ओरिएंटेड स्कीम है, कहीं कोई इसमें कोई फिक्स टारगेट्स नहीं है, इसलिए जो भी इसमें इच्छुक व्यक्ति हो वो हमारे मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाए। स्कीम का पीएमएफई पोर्टल होता है अलग से, पोर्टल में जाके पूरा जो प्रोसेस होता है अप्लाई करने का ऑनलाइन है, बहुत सिंपल सहज प्रक्रिया है, किसी तरह की आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना, उसकी जो डीपीआरस होती हैं, तो हमने कुछ मानक डीपीआरस बना के वेबसाइट पे डाल रखी है, डिटेल प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल 5 स्टेज में होता है, आप वो फॉर्म भरिए, ऑटोमेटिकली जो आप क्या किस फील्ड में आप लाइन लगाना चाहते हैं, क्या आपके मशीनरी लेना चाहते हैं, क्या आपका टर्नओवर रहने की उम्मीद है, वो सब जब डिटेल लिखेंगे अपने आप आपकी इसमें डीपीआर भी ऑटो जनरेट हो जाती है। तो ये सब करके आपका एप्लीकेशन जो होती है ऑटोमेटिकली आगे प्रोसेस होती है। अगर किसी को दिक्कत आती है, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग से पूरा वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो हमारे स्कीम के अंडर में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नाम से हमारे कार्यकर्ता या हमारे हेल्पर बोल सकते हैं, वो रहते हैं, अवेलेबल होते हैं। जो नए लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी मिले, थोड़ा सा उन्हें अनुभव भी हो जाए, थोड़ी ट्रेनिंग भी हो जाए, तो क्या इसकी भी व्यवस्था है किसी तरह की? जी, मैं कहूँगा ये भी हमारी स्कीम की बहुत बड़ी खूबी है कि हमने न सिर्फ हमने ये प्लान किया कि बेनिफिशियरी को या उद्यमी को हम हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प करना एक चीज़ होता है, उनको कैसे हम प्रोवाइड करेंगे हेल्प, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो हमने उसमें सबसे ये इनको बोलते हैं कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये हमने 80 कुछ सेंक्शन किए हैं पूरे कंट्री में, हर स्टेट में 3, 4, 5 कहीं पे ज़्यादा भी हैं। तो कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का लॉजिक यही होता है कि उस क्षेत्र में जो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उसकी विशेषता है, मान लीजिए कहीं पे चावल ज़्यादा है, कहीं पे हॉर्टिकल्चर होता है, कहीं पे कॉफ़ी हो रही है, उस तरह के वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ज़्यादातर ये कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे ये स्थापित किए जाते हैं। वहाँ कम से कम 3 से लेकर 5 प्रोसेसिंग लाइन होती है। तो जो उद्यमी हैं, अगर मान लीजिए आपको सीधा उद्योग लगाने से पहले आप चाहते हैं कि मैं एक बार टेस्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जूस बनाना है, लेकिन क्वालिटी कैसी है मुझे नहीं पता, कैसे लोग लाइक करेंगे, तो आप अपना कुछ सैंपल वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। आप अपना सामान लेके आएँ, टमाटर का जूस कुछ बनाना है, आपको केचप बनाना है, आप अपना सामान लेके आएँ, वहाँ पे इसको आप प्रोडक्शन करें, कुछ बहुत ही नॉमिनल चार्ज देने होते हैं, उसके साथ आप अपना प्रोडक्शन टेस्ट करके बाद में आप आराम से अपना, आपको एक उत्साह मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप उसको अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। जी। इसके साथ साथ वहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो ये हमारे CICs हैं वो टेक्निकल, उनके मेंटर्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स हो जो इसमें रुचि रखते हैं या जो उद्यमी हैं, उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको पैकेजिंग के बारे में पता करना है, उनको क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग, क्वालिटी ऑफ फूड कैसे मेंटेन करना है, फूड हाइजीन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फूड हाइजीन मेंटेन करें, अदरवाइज आपका मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा नहीं। तो सारे जो भी चीज़ें होती हैं जो कि फूड इकोसिस्टम को अफेक्ट करती हैं, इन कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर में सारी चीज़ों का
एक्सपर्ट्स और फैसिलिटीज़ मशीनरी अवेलेबल होती है, जी। तो उस हिसाब से आपको बहुत सहायता मिलती है। डेयरी के क्षेत्र की बात करें और जो खाद्य प्रसंस्करण है, जिन सूक्ष्म इकाइयों की हम बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका काफ़ी देखने को मिल रही है। इससे वो आत्मनिर्भर हो रही हैं और वो देश के विकास में अपनी भूमिका भी निभा रही हैं। चाहे अचार, मुरब्बा, इन सब चीज़ों की बात करें, मिलेट्स में हम उनकी काफ़ी रुचि देख रहे हैं। तो क्या महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष इसमें प्रोविज़न है उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ उनके लिए ध्यान रखा गया है? हमने अभी तक पिछले 5 साल में 1,93,000 लोन सैंक्शन हुए हैं और उसमें महिलाओं की भागीदारी ऑलमोस्ट 45% है, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है। ये तो हमारा जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जो हमारा मेन जो उद्यम इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। एक हमारा कंपोनेंट है जो कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, उसको हम सीड कैपिटल कंपोनेंट बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है पूरे भारतवर्ष में, ये काफ़ी एक एक्टिव स्कीम है। तो जो महिलाएं जो कि स्वयं समूह से जुड़ी हुई हैं और जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रुचि रखती हैं, तो ऐसी महिलाओं को हेल्प करने के लिए हमारी स्कीम के तहत 40,000 रुपये का सहायता प्रदान की जाती है। ये जो 40,000 रुपये की सहायता मिलती है, ये बेसिकली आप समझिए कि वर्किंग कैपिटल है। इससे अपना जो घर में वो छोटा भी इंडस्ट्री करती हैं, वो पापड़, या आपने उदाहरण दिया पापड़ का, अचार का, जो कि कॉमन है इंडिया में, तो कॉमन है, काफ़ी जिस समय तरह से का, कर रही हैं तो उसके लिए उनको जो छोटी मशीनरी चाहिए, जो उनको छोटा कुछ सामान चाहिए, पैकेजिंग के लिए कुछ चाहिए, तो ये 40,000 से वो अपना छोटी मशीनरी ले सकती हैं, पैकेजिंग का सामान ले सकती हैं, कुछ उनको कहीं सर्टिफिकेट लेना उसके में मदद करता है। तो ये इससे उनको हेल्प मिलती है। और ये जो सीड कैपिटल कंपोनेंट है हमारा, इसके तहत हमने लगभग अब 4 लाख महिलाओं को अभी तक लाभान्वित किया है स्कीम के तहत। इस बात को भी क्या इसमें एड्रेस किया गया है, क्या इसका भी ध्यान रखा गया कि इसको भी लेकर के भी कुछ किया जाए कि ठीक है उत्पाद तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग और हम इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट कर सकें? जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। बिकॉज ये जो हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र है, माइक्रो है, उनका ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनको मार्केटिंग बड़ा चैलेंज रहता है। इसी को ध्यान में रख के हमारा एक ब्रांडिंग मार्केटिंग का कंपोनेंट भी है। इसमें कोई, अगर हम इसको इंडिविजुअल कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ हमारे जो उद्यमी हैं, उन्होंने कुछ एफपीओ बनाया उन्होंने, या कोई उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या कोई कोऑपरेटिव है, या कंपनी बनाया है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो लोग अगर संलग्न होते हैं, तो ऐसे हम जो कलेक्टिव उनका जो बॉडी होगा, उसको हम ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए सहायता देते हैं। 50% पैसा गवर्नमेंट से मिलता है, उनको पूरा ट्रेनिंग मिलता है। तो आपको एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने सबने सुना होगा जीविका ब्रांड जो बिहार का है, वो भी हमारी स्कीम के तहत ही बनाया गया है। तो जो भी महिलाएं, जहाँ पे सहायता समूह की जो महिलाएं थी, मेंबर्स थी, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स थे पूरे बिहार भर से, उन सबको इसमें हमने उनका जो ये स्टेट लाइवलीहुड मिशन था, उनके थ्रू ये प्रपोजल आया था और इस मिनिस्ट्री ने इसको सहायता की। उसमें उनको पैकेजिंग, कौन सी मशीनरी यूज़ करनी है, क्या कैसा मटेरियल यूज़ करना है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है। आपको जब उत्पाद बेचना होता है तो आपको बहुत चीज़ें देखनी होती है। कस्टमर क्या लाइक करेगा, उसके हिसाब से आपको कैसे सब देखना होता है। उसको आपको ट्रेनिंग करना है, कहाँ रखना है, उसको प्रोफेशनल, आपको बहुत सर्विस चाहिए होती है। वो सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है ताकि आप फाइनली जो आप चीज़ बना रही हैं, उसकी गुणवत्ता तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको बाजार तक कैसे पहुँचाया जाए। भारत सरकार और राज्य सरकार सारे अपनी खरीद करती हैं। उनके साथ भी हमने एमओयू किया 2024 के अंदर। तो जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं, उनको हम एनकरेज करते हैं कि वो जैम से जुड़ें और उनके प्रोडक्ट्स जैम पे डिस्प्ले होते हैं। तो किसी को भी अगर खाद्य को कुछ सामान चाहिए होता है जैम से, हमारे उसमें जो बेनिफिशरी उपलब्ध रहते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया मिनिस्ट्री खुद ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा आप जानते हैं हर राज्य में ऐसे एग्जीबिशन और फूड इवेंट्स होते रहते हैं। तो उनमें इवेंट्स में हम लोग उनको स्पॉन्सर करते हैं। हम पेविलियन का स्पेस लेते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, और जो हमारे जो ये माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको मौका मिले कि उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आए, जहाँ पे कि देश विदेश के जो क्रेता आते हैं, विक्रेता आते हैं, उनसे उनको सामने बातचीत करने का मौका मिलता है और उनको बिजनेस का भी इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। तुड़ाई के बाद, कटाई के बाद कई बार भंडारण में चीज़ें ख़राब हो जाती थी, वो भी आपको पता है कि 20 से 25% तक वेस्टेज खासतौर पर फल और सब्जियों में हो जाया करती थी। अब क्या नई तकनीक को इससे जोड़ा जा रहा है? क्या ये योजना इस वेस्टेज को, इस बर्बादी को भी रोकने में मदद कर रही है? बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। किसानों की एकजुटता से खेतीबाड़ी हुई आसान। खरीदी और प्रोसेसिंग सेंटर से मिला बेहतर भाव। इस रविवार बुल्ढाना जिले के प्रगतिशील किसान मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं PMFME के बारे में, कैसे हमारे जो किसान हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई उपरांत जो कई बार भंडारण में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, शेल्फ लाइफ उतनी नहीं होती है, अब फल और सब्जियों में तो ये बड़ी समस्या बनी रही है, इसमें कैसे इससे लाभ हो सकता है? भारतीय कृषि प्रधान देश है, हमारा इतना प्रोडक्शन है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज हम जानते हैं मिनिस्ट्री में वो है कि हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कितना मिनिमाइज़ करना है। बिकॉज उसको एक लॉस है जो कि हम आराम से इसको रोक सकते हैं। उसको रोकने का मतलब सीधा अपने किसानों को फ़ायदा पहुंचाना है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो जो हमारी स्कीम PMF, इसका फ़ायदा क्या है कि बिकॉज ये छोटे उद्योग होते हैं, बाय नेचर बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है ये, तो नेचुरली ये अपने जो फार्म के पास होंगे, जहाँ उपज होती है उसके नज़दीक इनकी संभावना रहती है रहने की। तो क्योंकि यातायात का जो ट्रांसपोर्ट का समय होता है, जिसमें कि आपके फूड आइटम्स बिकॉज बाय नेचर पेरिशेबल होते हैं, उनके ख़राब होने की संभावना रहती है। तो जितना इंडस्ट्री उत्पादन के नज़दीक होगी, आपका लॉस का चांस कम हो जाता है। तो वो बहुत बड़ी इसकी फैसिलिटी है कि इस स्कीम के थ्रू हम डिसेंट्रलाइज कर पाए हैं, हम विकेंद्रीकरण कर पाए फूड इंडस्ट्री का, ताकि हर छोटी जगह पे भी ये इंडस्ट्री शुरू हो जाए, ताकि किसान को ज़्यादा दूर तक सामान लेके नहीं आना पड़े। तो उससे वेस्टेज लॉस होता है, नंबर 1। नंबर 2, बजाय सिर्फ कि कुछ बड़ी कंपनीज ये काम कर रही हैं, इसमें हमने ओपन कर दिया सबके लिए। तो आज 2 लाख हमारे बेनिफिशियरी हैं जो कि पूरे इंडिया भर में, पूरे देश में आज अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होगा, जितना लेवल ऑफ प्रोसेसिंग बढ़ेगा देश में, ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके कुछ टाइम बाद में जो आपके लॉस होते हैं कटाई उपरांत, आपने जो बात किया, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बिकॉज आपके पास में साधन उपलब्ध हैं कि आपका जो फसल आती है उसको इमीडिएटली आप चाहें तो इंडस्ट्री को दे सकते हैं जी। तो इन चीज़ों से मैं समझता हूं कि जो हमारा एक बहुत बड़ा एम मिनिस्ट्री का है कि हमें वैल्यू एडिशन करनी है जिससे कि इनकम बढ़े और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकना है। दोनों में हमारी स्कीम का बहुत आई थिंक फ़ायदा है। जो हमारे किसानों की या फिर जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उनके पास उस तरह की पूंजी नहीं होती है, या फिर जब आपके पास समय है, जब आप कोई कार्य करना चाहते हैं, सही समय पर सही धन नहीं मिल पाना। तो मैं चाहूँगी ये पूरा नेटवर्क इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है? जैसे मैंने बताया, हमने बात किया कि ये जो स्कीम पूरी बैंक से ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बैंक तो हमारे बहुत पक्के साथी हैं इस स्कीम की क्रियान्वयन में। जी। सारे हमारे नेशनलाइज्ड बैंक, सारे प्राइवेट बैंक्स, सारे कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो सब इस स्कीम में एम्पैनल्ड हैं। आप अगर जो हमारे उद्यमी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जो भी आपका नज़दीक जो बैंक है, आप आराम से वहाँ जाके पता कीजिए। ये स्कीम उनके पैनल पे ज़रूर होती है, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले बात किया था, पूरा ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें कहीं कोई ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं होता है। तो बैंक का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और फ़ायदा क्या बैंक का, मैंने पहले जो बात की थी कि बैंक को उसको जो DPR को और वो ढंग से देखते हैं। जो उद्यमी है उनको मान लीजिए अगर बहुत आइडिया नहीं है बिजनेस का, जो पहले बार उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनको बैंक से बहुत सहायता मिलती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड गाइडेंस कि कैसे स्टार्टअप करना है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ बैंक का इसमें बहुत अच्छा रोल है और सारे बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं। और हम लगातार इसमें इसकी स्टेट लेवल पे जो हमारे SLBC मीटिंग होती है, जो बैंकर्स की मीटिंग होती है, उसमें स्कीम को रिव्यू किया जाता है। आने वाले समय को लेकर क्या योजना है? क्या इसमें हम कुछ नए घटकों को जोड़ने वाले हैं, या फिर जो कमियां रही हैं उनको आइडेंटिफाई करने का कोई मैकेनिज्म है जिससे इसे और बेहतर किया जा सके और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके? लेकिन इसकी जो स्कीम का स्टडी करवाया उसमें बहुत ही हमें उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। जो लगभग अभी निकल के आया कि जो स्कीम के जो लाभार्थी, जो बेनिफिशरीज हैं, स्कीम में आने के बाद में उनका टर्नओवर ऑलमोस्ट 1.7 से 1.8 टाइम्स बढ़ा है। तो डेफिनेटली स्कीम बहुत अच्छी है। सारे क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होते हैं। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत इसमें ये एकमत है कि स्कीम को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो पहला तो हमें आवश्यकता ये है कि हम स्कीम को आगे और लेके जाना चाहते हैं अगले 5 साल में भी। हम चाहते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र हमारा 22-25 लाख के आसपास है, अभी तो हम 2 लाख को हमने टच किया है। हम और जो लोग जो हैं जो कि इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, उनको हम अपने इस स्कीम में लेके आएँ। इसलिए हम ट्रेनिंग पे बड़ा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उद्यम को शुरू करना बहुत आसान नहीं होता। आपकी इच्छा तो हो सकती है, लेकिन उद्यम स्थापित करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है एक आम आदमी के लिए। तो उसको कैसे हम हेल्प करें, ग्राउंड लेवल पे हमारे जो लोग जो इसमें आकांक्षा रखते हैं, वो सोच के हम लोग इसको आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो हमारा ब्रांडिंग मार्केटिंग है, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को जो बन तो गया है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन इसको बाजार तक लेके जाना है, न सिर्फ भारत में लेकिन भारत के बाहर भी। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसानों के लिए, या फिर जो युवा हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई
या आपकी तरफ से संदेश? जी, मेरे सभी दर्शकों से संदेश या विनती यही है कि आप स्कीम को एक बार समय मिले तो आप इसका जो वेबसाइट को देखें, या जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है वो आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपकी भाषा बोलते हैं, उनसे एक बार बात करें, स्कीम को समझें। पर मैं समझता हूँ जो कि कृषि में रुचि रखते हैं या कृषि से संबंधित लोग हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, बहुत ही अच्छी ये योजना है। और इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप उसमें रोज़गार लेते नहीं है, रोज़गार देने वाले बन जाते हैं। तो इस सोच के साथ अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा लेंगे तो मैं समझता हूँ आपको, आपके परिवार को और देश को उसमें बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री का भी हमारा यही कहना है कि आप जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने, यानी नौकरी देने वाले बने, और ये संभव है उद्यम से ही। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना का पूरा सार लेकर हम सरकार आपके साथ में आए, तो आप हमें इसकी जानकारी ज़रूर दें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि आप फेसबुक पर जाएं, सर्च में टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा, जिस पर जाकर आप वॉल के माध्यम से या फिर मैसेंजर पर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है हमारा कॉल सेंटर नंबर। जी हाँ, सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सुझाव या फिर अपने सवाल रिकॉर्ड करें, जो कि हम तक पहुंच जाएंगे। चलते चलते एक और जानकारी, आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में एक और योजना का पूरा सार लेकर फिर हाजिर होंगे सरकार आपके साथ में। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।